हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूथ कंपटीशन टाइम के जो है बीपीएससी टीयर 2 के लिए टीचर के लिए जो है साइंस के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो ये प्रैक्टिस सेट नंबर कैसा होगा भी, ये चौथे नंबर का होगा। ठीक है, इसमें कुल 15 प्रैक्टिस सेट है। देखिए आपकी डेट एकदम कन्फर्म है, डेट आ भी चुकी है। तो अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए इसमें टाइम भी कम दिया था, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही आपके काम आएगा। ठीक है, देखिए इसमें कुल 15 प्रैक्टिस सेट है, तो जल्दी ही हम आपको इसमें अब आज नहीं कल से आपको हो सके तो आपको दो दो प्रैक्टिस शाम सुबह देंगे। ठीक है, ताकि ये 15 खत्म हो जाए आपका जल्दी से। ठीक है, देखिए इसकी पीडीएफ आपको पीडीएफ जो है हम इसके 3 जो है आपके पूरा देखिए इसमें मैथ भी है और प्लस साइंस भी है, तो दोनों हमने मैथ को भी फोटो खींच के पीडीएफ बना दिए हैं और साइंस के भी आपको 3 प्रैक्टिस सेट हम अपने टेलीग्राम चैनल पर जेडी साइंस क्लासेस में आप वहाँ सर्च करेंगे तो वहाँ उसकी पीडीएफ आ जाएंगे और तीनों आप उसमें मैथ के भी क्वेश्चन देखिए लगा है, उसका सोल्यूशन भी भेज दिए हैं। ठीक है, ठीक है, तो उसको सॉल्व जरूर कर लीजिए, इसको इसका भी हम पीडीएफ डाल देंगे। ठीक है, चलिए भाई, तो देखिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए पहला प्रश्न है, कह रहे हैं कि बल की इकाई स्पेस है, तो आपको यहाँ बल की इकाई बताना है, मतलब फोर्स की यूनिट बताना है। चलिए भाई, तो सही आप देखिए फोर्स बराबर आप जानते हैं, या बराबर होता है मास, मास इंटू क्या होता है त्वरण, त्वरण को ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, इस माले से, तो एम जो है मास है और ए जो है एक्सेलरेशन है। ठीक है, चलिए भाई, तो देखिए अगर ऐसे आप लिख देखिए केजी होता है मास का, किलोग्राम होता है और त्वरण का आप जानते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो इसको ले जाएंगे भाई केजी मीटर। देखिए यस को ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो केजी मीटर सेकंड -2 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसके न्यूटन भी आप बल का मात्रक होता है और डाइन भी। ठीक है, तो तीन मात्रक तीनों याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगर बल की परिभाषा आपसे पूछे तो क्या बताएंगे भाई, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं भी। कह रहे एक लड़का 4 केजी की स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है, उसके द्वारा किए गए कार्य की मात्रा जूल में होगी, तो भाई उसको जूल में मात्रा पूछना है। देखिए ये मान लीजिए बैग है, पकड़ा हुआ है लड़का, इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो अब हमने आप बताया तो वर्क बराबर क्या होता है भाई, एफ फोर्स इंटू डी मतलब डिस्प्लेसमेंट विस्थापन। तो एफ एफ देखिए क्या भी, बल गुणे विस्थापन। ठीक है, अब देखिए इसमें हम पहले हमें बल नहीं पता है भाई, क्या हमें बल नहीं पता है, तो बल हमको निकालना पड़ेगा। देखिए बल कैसे निकलेगा भाई, बल जो है बराबर होता है एफ बराबर क्या होता है यम यम एम जी होता है। ठीक है, देखिए एफ बराबर एम ए आपने पढ़ा अभी, लेकिन एफ बराबर एम जी होता है क्योंकि ये नीचे की ओर बैग टना हुआ तो फोर्स नीचे अप्लाई हो रहा है ना, बल लग रहा है, तो यहाँ पे जी ले लेंगे। ठीक है, हाँ एम जी और ए में कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, नीचे की ओर इसका भार लग रहा है। ठीक है, भार लग रहा है तो उसी को निकालेंगे। ठीक, देखिए एम एम जो है 4 केजी है और जी जी का मान आप जानते हैं भाई 10 होता है ना, तो अब इसका कितना निकल के आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 न्यूटन आ गया। क्या भाई 40 न्यूटन, तो आपने बल निकाल लिया। ठीक है, तो अब डब्ल्यू बराबर होता है का एफ इंटू डी। देखिए एफ एफ आपने 40 निकाला, फोर्स इंटू देखिए भाई डी, डी आप क्या है डी, अभी उसको उसने क्या हुआ, एक लड़का 4 केजी स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है, पकड़ा है ना कि उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट जब नहीं होगा तो कार क्या होता है जीरो। कार होने के लिए कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है, तो यहाँ पे तो कार हो ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं है, तो भाई इसमें क्या होगा जीरो हो गया, तो आंसर कितना आएगा आपका सर 40 में जीरो हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो पहले यहाँ पे आप निकाल लेंगे फिर यहाँ पे रख लेंगे तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि नीचे की ओर बैग टंगा हुआ ना, तो नीचे की ओर फोर्स लग रहा है तो यहाँ जी रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला भी देखिए, पृथ्वी पर देखिए न्यूमेरिकल आपके आपके परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 20 न्यूटन है और द्रव्यमान 20 केजी है, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। देखिए भार बराबर आप जानते हैं, वेट बराबर क्या होता है भाई द्रव्यमान, द्रव्यमान जिसे मास कहेंगे, इंटू क्या होता है गुरुत्वीय त्वरण, मतलब जी गुरुत्वीय गुरुत्वीय त्वरण यानी चले हैं त्वरण। ठीक है, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए भार भार ही आपका क्या है ये 200 न्यूटन। ठीक है, 200 न्यूटन यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो देखिए हमें को गुरुत्वीय त्वरण निकालना, तो द्रव्यमान नीचे रख गए तो डायरेक्ट नीचे आ जाएगा। ठीक है, द्रव्यमान नीचे आ जाएगा, द्रव्यमान आपका 20 केजी है। ठीक है भाई 20 केजी है और यहाँ पे आपका गुरुत्वीय त्वरण, इधर गुरुत्वीय त्वरण रह जाएगा। ठीक है, द्रव्यमान को यहाँ ला रहे हैं। ठीक है नीचे, तो ये 200 न्यूटन ही आपका भार मत है। ठीक है, चलिए भाई इसको काट दीजिए, तो कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, 10 आ गया, तो इस प्रकार आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर आ जाएगा, तो बी नंबर आपका यहाँ राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी फार्मूला पे आप लगा देना। आइए देखते हैं अगला भाई, करें जल का वाष्पीकरण होता है, बताइए भाई जल का वाष्पीकरण होता है। चलिए सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। देखिए कहीं हिमांक बिंदु पर होता है, संलग्न तापमान पर या समस्त तापमानों पर या क्वथनांक बिंदु पर। देखिए वाष्पीकरण हमेशा कोई भी टेम्परेचर कुछ भी हो तो वहाँ पे वाष्पीकरण होता रहता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सीट सही हो जाएगा समस्त तापमानों पर। ठीक है, समस्त तापमानों पर क्या होता है भाई
जल का वाष्पीकरण होता है और यह जो है ताप के अनुपाती होता है। ठीक है, जितना अधिक ताप होगा और उतना ज़्यादा वाष्पीकरण होगा। हाँ, ये देखते हैं अगला है, यानी कि निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम लॉ ऑफ मोशन दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकरा कर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है। तो कौन सा नियम है? 3 नियम नीति है न्यूटन का, कह रहे पहला गति का नियम, दूसरा गति का नियम, तीसरा गति का नियम या कोई भी नियम नहीं। बताइए भी, सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इसमें जो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लग रहा है ना, तो कोई वस्तु जो दूसरी वस्तु पर बल लगाता है उतनी ही वस्तु दूसरी पहली वस्तु पर तो विपरीत लगाती है। तो ये न्यूटन का कौन सा नियम है? तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो यहाँ सी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कहने की कारों के ब्रेकिंग पैड में स्पेस के गुण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, तो सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, घर्षण का सकारात्मक प्रभाव। ठीक है, तो कारों के ब्रेकिंग पैड में जो है घर्षण का सकारात्मक प्रभाव के गुण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ का राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, कहने की द्रव और गैसों में तापांतरण का मुख्यतः कारण है। तो क्या कारण है भी? देखिए गैसों में आपसे पूछ रहा है, द्रवों और गैसों में देखिए तापांतरण कुल कितने प्रकार के होता है? तो ये आप याद रखिएगा 3 प्रकार के। कौन कौन से आप जानते हैं? विकिरण, चालन और कौन भी? संवहन। ठीक है, 3 विधि होती है, तो तीनों को हम समझते हैं। तो पहले इसका प्रश्न कर लेते हैं, द्रवों और गैसों में तापांतरण का मुख्य कारण क्या है भी? संवहन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 47 का बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए संवहन क्या है? द्रव एवं गैसों को गर्म करने से पहले नीचे का द्रव या गैस ठंडा रहते हैं, जैसे ही गर्म करना शुरू करते हैं उसको संवहन धारा बहने लगती है, जिससे जो है नीचे का जो गर्म जल है नीचे का वो क्या होगा भाई? ऊपर आएगा और ठंडा जल जो उसका स्थान लेने के लिए नीचे जाएगा, भारी रहेगा नीचे जाएगा। तो ये क्रिया कब तक चलती रहती है? जब तक पूरे द्रव का जो है पानी समान टेम्परेचर नहीं हो जाता, तब तक यह क्रिया चलती रहती है। तो ये संवहन के कारण होता है। ठीक है, देखिए विकिरण जो है आपका अगर पूछे वातावरण किसके द्वारा गर्म होता है, तो ये आप विकिरण द्वारा। ठीक है, विकिरण द्वारा, और विकिरण ही सबसे तेजी से, मतलब कि इसमें तीनों में सबसे तेजी से गर्म करने वाला है। ठीक है, विकिरण। और चालन देखिए, जैसे आप ये तवा होता है उसकी देखिए आपको पीछे क्या लगा रहता है? लकड़ी, और आगे पूरा तवा ये लगा हुआ है। ठीक है, ये से है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो भी यंत्र लगा है इसको जब गर्म करते हैं तो ये देखिए इधर भी आपका बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, पीछे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है, तो ये गर्म होना शुरू हो जाता है। तो ये किस कारण से? ये आपका किसके कारण भाई? चालन के द्वारा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो आपका भी यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, कहीं मनुष्य के लिए ध्वनि का श्रव्य परास लगभग तक होती है। तो ऑडिबल रेंज लगभग इसमें से कौन सा होती है? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। कौन सा भी? तो ये जो है ऑप्शन नंबर यहाँ डी राइट हो जाएगा, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। हाँ, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो मनुष्य के लिए ध्वनि का श्रव्यता का परिसर जो है, इसे श्रव्य तरंग भी कहते हैं, परिसर लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, और देखिए अगर 20 हर्ट्ज से अगर कम है तो उसको क्या कहते हैं? उसे अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं। ठीक है, अगर 20,000 से ऊपर है, क्या 20,000 से ऊपर है तो उसको हम क्या कहेंगे? उसे हम पराश्रव्य तरंग कहते हैं। ठीक है, पराश्रव्य ध्वनि भी कहते हैं। ठीक, तो ये तीनों आपको ध्यान रखना है, कम वाली, फिर 20 से 20,000 के बीच में, और 20,000 से प्लस वाली। ठीक है, तो ये आपसे पूछी जाती है, तीनों तरंगों को ध्यान रखिएगा, किन के बीच होता है और क्या का नाम दिया जाता है। आइए देखते हैं अगला, कहें कि गली के पीले लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? जो लाइट लगी रहती है उसमें कह रहे हैं कि किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। चलिए भाई सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, तो किसका किया जाता है? सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोडियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, देखिए अब आपको ये न्यूमेरिकल है। ठीक है, ये आपका न्यूमेरिकल है। देखिए भाई, आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, कह रहे हैं कि 40 ओम प्रतिरोध का एक विद्युत लैंप, 20 ओम प्रतिरोध का टोस्टर और 40 ओम प्रतिरोध का एक वाटर फिल्टर समांतर क्रम में है। देखिए समांतर क्रम आया है। ठीक है, एक 220 वोल्ट स्रोत से संयोजित है। मान लीजिए कि यह एक विद्युत आयरन 220 वोल्ट के स्रोत से संयोजित किए जाने पर उपरोक्त में से 3 उपकरणों द्वारा ली जाने वाली धारा के समान धारा, देखिए पूरा पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर करते हैं। यहाँ देखिए, फिर कहने की लेता है तो आयरन का प्रतिरोध और उससे होकर प्रवाहित होने वाली धारा बताना है। ठीक है, चलिए आइए, देखिए ये आपको समांतर क्रम में जोड़ना, इसको
ये ऐसे जुड़ेगा, ठीक है, एक ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक है, ऐसे जोड़ दीजिए। तो ये आपका 400 ओम, 200 ओम, 200 ओम और ये सॉरी ऊपर 40 ओम है, ठीक है, 40 ओम, 200 ओम और 400 ओम, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। तो ये समांतर क्रम में जुड़ा है, ठीक है, समांतर क्रम में जुड़ा है। देखिए, अब समांतर क्रम का फार्मूला लगाना है बस। समांतर क्रम का फार्मूला निकाल के तुल्य प्रतिरोध निकालना है आपको। क्या इसमें देखिए, इसमें प्रतिरोध और धारा पूछा है, तो तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे भाई। तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए क्या होता है, 1/r समांतर श्रेणी के लिए, समांतर क्रम में इक्वल टू 1/r1, 1 + 1/r2 डॉट डॉट लगा के जितना भी रहेगा इसे इसी फार्मूला पे आपको करना। तो यहाँ पे आपके 3 लिखा है तो r3 तक लगा दीजिए, अपन r3, ठीक, चलिए इसी पे रख दीजिए। तो 1/r इक्वल टू, देखिए 1/r1 आपको तो r1 कितना दिया अभी 40 प्लस 1/r2 कितना है 200, 200 प्लस 1/r कितना है 400, r3, ठीक, 400, ठीक, 400 हो गया। देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, एलसीएम आपका 400 हो जाएगा, ठीक है, 400 हो जाएगा, ठीक है, 400 40 से डिवाइड करेंगे 400 को तो कितनी बार जाएगा 10 बार, ठीक है, प्लस और 40 को 200 को 400 में डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा भाई 2 बार जाएगा, और 400 में प्लस एक एक ही आ जाएगा, तो आएगा कितना। तो इस प्रकार आपको जोड़ देना है, ये कितना हो जाएगा भाई 13, 13 बटे, आइए इधर लग 13/400, ठीक है, और इधर इधर लिख देते हैं 1/r, ठीक है, r नीचे है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर आपको क्या बचेगा 400, 400/13 आ जाएगा। ये आपका क्या निकल के आया, ये आपका क्या निकला भाई, तुल्य प्रतिरोध। क्या निकला है, तुल्य प्रतिरोध। अब परिपथ में प्रवाहित धारा निकालना है, तो I बराबर क्या लिखेंगे भाई, V/R, ठीक है, इसको हटाएंगे तभी आप आएगा, ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए, तो आगे पेज में करते हैं, ठीक है भाई। ये 413 याद रखिएगा बस। देखिए आपको 413 तुल्य प्रतिरोध आ गया है, ठीक है, तो R यहाँ लिख लीजिए। R का मान आपका कितना आया था 400/13, ठीक, तो I बराबर फार्मूला क्या होगा भाई, I तो हमको निकालना है, I बराबर होता है V/R, ठीक है, V/R, तो V आपका देखिए 220 वोल्ट है, 220 बटे देखिए R 400/13, तो ये 13 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 13 ऊपर चला जाएगा, तो 220/400 इंटू कितना भाई 13, काट पीट कर लीजिए, तो ये आपका आई निकल आएगा करंट। देखिए 0 से 0 काट दीजिए, ठीक है, और यहाँ नीचे 20 हो जाएगा और ऊपर 11 हो जाएगा, तो 11 13 का 13 हो जाएगा और 13 1 14 हो जाएगा, ठीक, बटे 20, ठीक। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आपको कितनी बार आएगा, देखिए यहाँ इसको डिवाइड करेंगे तो मिलेगा आपका कितना 7.15 एम्पियर आ गया, ठीक है, एम्पियर। तो आपको क्या निकला है, करंट आ गई। अब करंट आ गई तो आपको इसमें फिर से कहना है, उसमें आपको फिर इसमें कितना प्रतिरोध उत्पन्न होगा, तो आर भी निकालना है, ठीक है, क्या आर भी, तो V/I, आर बराबर V/I आता है, तो 220 बटे कितना 7.15, ठीक है, तो 3 स्टेप में इसको निकालना है, इसलिए बड़ा हो जाएगा, ठीक है, निकाल लेंगे आराम है, कोई दिक्कत नहीं। आप फार्मूला देखिए, अब इसको डिवाइड कर लीजिए, कितना आएगा भाई 30.77 आएगा, ठीक है, 7 आएगा, तो ठीक है, इसको आएगा, तो ये आर निकल आया, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ नीचे दिया है, तो देखते हैं अभी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कितना है 7.15 आपका करंट आया है, 30.77 क्या आया है आपका आर आया। चलिए आइए देखते हैं ऑप्शन में। देखिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर देखिए बी नंबर मैच कर रहा है, कौन सा भी बी नंबर, ठीक है। तो ये समांतर क्रम का देखिए, समांतर क्रम का आपको फार्मूला लगाना है, उससे आपको तुल्य प्रतिरोध निकल आएगा, ठीक है, तुल्य प्रतिरोध निकल के आई निकल आएगी, फिर आई निकाल के आपको फिर बाद में क्या करना है, V/R = V/R निकालना है, तो आर निकल आएगा। एक बार प्रश्न आप फिर से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो 40 ओम प्रतिरोध का एक विद्युत लैंप, 20 ओम प्रतिरोध का टोस्टर और 400 ओम प्रतिरोध का एक वाटर फिल्टर समांतर क्रम में है, एक 220 वोल्ट स्रोत से संयोजित है। मान लीजिए कि एक विद्युत आयरन, देखिए यही आयरन, ध्यान देना, 220 वोल्ट के स्रोत से संयोजित किए जाने पर उपरोक्त 3 उपकरणों द्वारा ली जाने वाली धारा के समान धारा लेता है, तो आयरन का प्रतिरोध और उससे होकर प्रवाहित होने वाली धारा बताना है, ठीक, आयरन वाला निकालना है। देखिए पूरा पहले तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, फिर करंट निकाल लेंगे, फिर आपको उसमें जो है आयरन जो करंट बह रही है, जो प्रतिरोध उत्पन्न रहा है, फिर प्रतिरोध आर बराबर V/I निकाल लीजिए, तो आपका बी नंबर यहाँ निकल आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला करेंगे, करंट निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, बताइए, भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा
देखिए, ठोस का द्रव में पिघलना कि गैसों का द्रव में द्रवीकरण या पदार्थों का किण्वन या द्रवों का गैसों में वाष्पीकरण। तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी वाला ये जो है भौतिक परिवर्तन है, यह एक क्या है, यह पदार्थों का किण्वन क्या है, ये एक रासायनिक प्रक्रिया है। क्या भी रासायनिक प्रक्रिया। देखिए, रासायनिक प्रक्रिया में नया पदार्थ बनता है, न्यू सब्सटेंस बनता है। ठीक है, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, बस आकृति आकार में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ध्यान रखना है कि जो है उसमें एक नया पदार्थ का निर्माण हो जाता है और उसे दोबारा उस फॉर्म में लाना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, जैसे आप देखते हैं ना दूध का दही से दही बनना, ठीक है, और लोहे में जंग लगना, क्या है, ये रासायनिक क्रिया है। ठीक है, चलिए देखिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है। चलिए भाई, तो ऊर्ध्वपातन क्या है, जो द्रव में सीधा ना बदलकर वाष्प में बदल जाता है, ऐसे तत्व हुए हैं ऊर्ध्वपातन तत्व कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड क्या है, ऊर्ध्वपातन तत्व है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ पता जैसे नेप्थलीन याद रखिएगा, एंथ्रासीन, एल्युमिनियम क्लोराइड, आयोडीन, तो ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, ऊर्ध्वपातन के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, कहने कि बायल का नियम के अनुसार। देखिए बायल का नियम आपसे पूछा गया है, बताइए भी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, तो बायल का नियम क्या कहता है, नियत तापमान पर दिए गए किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान के दाब तथा आयतन का गुणनफल स्थिर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। नियत तापमान दिए गए किसी गैस के द्रव्यमान के दाब तथा आयतन का गुणनफल स्थिर रहता है, अर्थात पीवी बराबर स्थिरांक रहता है। ठीक है, पीवी बराबर स्थिरांक मतलब कांस्टेंट रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यही चार्ल्स का नियम क्या कहता है, स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन परम तापमान के अनुपाती होता है। ठीक है, वी प्रोपोर्शनल टी। ठीक है, जब वी प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट सी आएगा। ठीक है, तो वी अपॉन टी इक्वल टू सी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये किसका है, चार्ल्स का नियम है। आइए देखते हैं अगला है, कहें कि लवण जल के विद्युत अपघटन द्वारा इनमें से कौन सा उत्पादन बनता है, बताइए भी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, तो यह NaOH बनता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा संकेतक का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जा सकता। तो किसका नहीं किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ईओसिस। ईओसिन जो है, इसका जो है उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा। यह जो है क्या है, यह द्रव कोशिका द्रव्य ऊतक का अध्ययन किया जाता है इसमें। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज, फिनाप्थलीन और यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये आपके जो है उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन एक सी नंबर ऑप्शन ईओसिन नहीं किया जाता है। ठीक है, करें कि सभी अम्ल धातुओं के साथ अपक्रिया करके स्पेस गैस उत्पन्न करते हैं। तो सभी अम्ल जो है धातुओं के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं अभी, तो ये क्या बनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। ये क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। करें इनमें से कौन सा आदर्श गैस नहीं है, बताइए आदर्श गैस नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हीलियम है, आर्गन है, नियान है, लेकिन आपका बी नंबर हो जाएगा, ब्रोमीन जो है आदर्श गैस नहीं है। ठीक है, ब्रोमीन नहीं है। देखिए ब्रोमीन मात्र एक धातु है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, और धातु का जो पारा जो है एक जो है द्रवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका बी नंबर हो जाएगा। तो आदर्श नोबेल गैस जो है ब्रोमीन नहीं है। ठीक है, तो नोबेल गैस प्रकृति में तो कितनी है, ये 6 निष्क्रिय गैसें हैं, जैसे हीलियम हो गया, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जिनान और रेडान। ठीक है, यह जो आवर्त श्रेणी में 18वें वर्ग में रखा गया है। ठीक है, 18वें स्तंभ या वर्ग में रखे गए हैं। ठीक है, कुल 7 आवर्त हैं और वर्ग कितने भी 18 वर्ग हैं। ठीक है, और जो है वर्तमान पीरियाडिक टेबल किस पे आधारित है, परमाणु क्रमांक पर आधारित है। ठीक है, मेंडलीव की किस पे थी, वो परमाणु भार पर आधारित थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, कहें कि सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में प्रयोग किए जाने वाला लवण है, तो कौन सा है भी, तो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में प्रयोग किया जाता है। तो आपका यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला कहने की स्पेस यौगिक एक सुखाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड का। ठीक है, CaO का। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड जिसे आप बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। ठीक है,
आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। कह रहे कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? बताइए एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है भी? ब्यूटेन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक, देखिए एलपीजी जो है, मैं आपको रिसाव है कि नहीं इसके पता लगाने के लिए कौन सा पदार्थ यूज किया जाता है इसमें, तो एथिल मरकैप्टन। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। करें कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? बताइए भी, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो ये कहाँ हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा छोटी आंत में। ठीक है, तो ज़्यादातर पाचन पूरा कहाँ हो जाता है? ये छोटी आंत में हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। और देखिए ये जो छोटी आंत लगभग कितनी होती है? लगभग 7 से 5 मीटर तक इसकी लंबाई होती है। और ये कैसे होती है? कुंडलीकार होती है। ठीक है, ऐसे कुंडलीकार होती है, मुड़ी रहती है जैसे, नहीं तो आदमी कहाँ 7 मीटर का भाई, तो मुड़ी रहती है। ठीक है, इसलिए ये पेट के अंदर आ जाती है। चलिए आगे चलते हैं। कहने में से क्या आहार नाल में अम्लीय आहार को क्षारीय में परिवर्तन करता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पित्तरस। ठीक है, तो पित्तरस का श्रावण कहाँ होता है? अग्नाशय में होता है। ठीक है, तो ये भी आपसे कई बार प्रश्न पूछा गया है। ये देखते हैं, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह है क्या है भाई? तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। तो स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह भोजन के पाचन प्रतिक्रियाओं के कारण एंजाइमेटिक से तंत्रिका नियंत्रण के माध्यम से प्रतिबंधित किए जाते हैं। ये देखते हैं अगला, करके मानो जैसे कुछ जीवों के हृदयों में ऑक्सीजन रहित रक्त को ऑक्सीजन युक्त रक्त से पृथक क्यों रखा जाता है? तो ये क्यों रखा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने में मदद करने के लिए रखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। कल निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों में ले जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा डी नंबर, हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर राइट हो जाएगा। तो हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित एक तरह का एक प्रोटीन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इको कार्डियोग्राम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। निम्न में कौन सा भाग आंखों को एक विशिष्ट रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आइरिस। ठीक है, तो आइरिस जो है आंखों को एक विशिष्ट रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है, तो ऑप्शन नंबर बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित भी करता है। ठीक है, और प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ये रेटिना पर बनता है। ठीक है, और कार्निया का ही क्या किया जाता है? मनुष्य में आंख का जो दान किस भाग का किया जाता है? कार्निया का। निम्नलिखित में किसकी वजह से हमारी मांसपेशियों में ऐंठन उत्पन्न हो सकती है? तो ये भी सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, O2 की कमी से। ठीक है, तो O2 की कमी की वजह से हमारी मांसपेशियों में ऐंठन, क्रैम्प्स जिसको बोलते हैं, उत्पन्न हो सकती है। करीब कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्तित होता है जैसे स्पेस बीच वाले कान में। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर हो जाएगा, हैमर, एनविल और स्ट्रप। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्धित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही हो जाएगा। करके हीनताजन्य रोगों के संदर्भ में रिकेट्स स्पेस की कमी के कारण होता है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विटामिन डी की कमी से क्या हो जाएगा? रिकेट्स रोग होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, तो विटामिन
देखिए विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और इसका स्कर्विक एसिड जो है इसका रासायनिक नाम होता है, ठीक है। और विटामिन B12 साइनोकोबालामिन जो है ये रक्त अल्पता होता है, ठीक है इसमें। और विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेराल। देखिए विटामिन बी सी जो है जल में घुलनशील है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और जो शेष है वो वसा में घुलनशील है। तो बी आपसे कई बार पूछा गया कौन से इसमें से विटामिन जल में घुलनशील है, ठीक है। विटामिन ए के आप जानते हैं रेटिनॉल होता है रासायनिक नाम, ठीक है। और इसकी कमी से आप जानते हैं ततंधी रोग होता है। निम्न में से कौन सा वृद्धि ग्रोथ के लिए आवश्यक प्रोटीन प्रदान करता है? तो कौन करता है भी? ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दालें। देखिए दालें जो हैं प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा सोयाबीन, फिर इसके बाद दाल में ही प्रोटीन पाई जाती है। और प्रोटीन के कारण से ही क्या होता है? शरीर में वृद्धि होती है। करके ट्रिपल वैक्सीन नवजात शिशु को निम्न में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही हो जाएगा, काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया, ठीक है। तो ये ट्रिपल वैक्सीन टीकाकरण जो है नवजात शिशु के लिए 3 रोगों के लिए लगाई जाती है, काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया, ठीक है। सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए भी। राइट आंसर हो जाएगा तो सेरीकल्चर आसान है, सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, रेशम की खेती के लिए, ठीक है। देखिए मधुमक्खी पालन के लिए क्या होता है भी? इसमें जो है एपीकल्चर के अंतर्गत आता है, ठीक है। और एपीकल्चर के लिए पक्षी पालन होता है, ठीक है। और पीसी कल्चर किसके अंतर्गत आती है? इसके अंतर्गत मत्स्य पालन आता है, ठीक है। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, आसान प्रश्न है भी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल को, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। देखिए इनको पूछा जाता है कि इन्होंने किस पौधे पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था? तो ये मटर के, ठीक है। करेक्ट निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देने वाला स्तन पाई है? करेक्ट खरगोश, कंगारू, बतख या प्लेटिपस? बताइए। तो ये आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, प्लेटिपस जो है ये अंडे देने वाला स्तन पाई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। देखिए प्लेटिपस जो है एक अंडा देने वाला स्तन पाई है, जिसे जो है पक्षियों एवं स्तनपाइयों के बीच की संयोजी कड़ी माना जाता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, पक्षियों एवं स्तनपाइयों के कड़ी के बीच की संयोजी कड़ी किसे माना जाता है? प्लेटिपस को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। देखिए क्योंकि इनमें जो है स्तन ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव भोजन को शरीर के बाहर विखंडित करता है और फिर बचे हुए भोजन को अवशोषित करता है? तो कौन है भी? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मशरूम, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर राइट हो जाएगा, ब्रायोफाइटस को क्या कहा जाता है? पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। निम्न में से कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? बताइए द्विलिंगी पुष्प कौन सा है? सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुड़हल और सरसों। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए द्विलिंगी किसे कहते हैं? वैसे पुष्प जिनमें नर और मादा दोनों ही प्रकार के यौन अंग पाए जाते हैं उसे द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे गुड़हल और सरसों जो है ये द्विलिंगी पुष्प के अंतर्गत आएंगे। और ये तरबूज और पपीता, ठीक है, ये किसके अंतर्गत आएंगे? एक लिंगी पुष्प हैं, ठीक है। करके अंकुरण के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है? कौन सा निर्माण करता है भी? तो कौन सा करता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मूलांकुर करता है, ठीक है। अगला है पादपों की पत्तियों पर पाई जाने वाली सूक्ष्म छिद्रों का नाम बताइए, क्या है नाम भी? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रंध्र, ठीक है। और इन्हीं रंध्रों द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपके 40 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं, ठीक है। देखिए तो ये आज हमारा चौथे नंबर प्रैक्टिस सेट था, तो इसमें कुल 15 है, तो आपको हम 15 भी पूरे प्रैक्टिस सेट कराएंगे, ठीक। तो आपके पास तो समय तो अब ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए और मैथ की इतना ज़बरदस्त प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको जितने भी ज़्यादा तो दिन नहीं, आज 5-9 को जहाँ तक आपका तो साइंस और मैथ का पेपर है, ठीक है। तो 8 दिन उसमें समझ लीजिए और 5 दिन 13 दिन, तो 13 दिन इतनी मेहनत कर लीजिए कि आप ऐसा लगे कि आप 1 साल की मेहनत 13 दिन में कर लिए, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा मेहनत करिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको पसंद आए अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।